लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 1 अक्टूबर 2018 शिफ्ट डू ग्रुप डी में आए हुए साइंस का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन में दिया है मदुरई, कांचीपुरम, गया या द्वार समुद्र। तो इसका सही आंसर होगा मदुरई। पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। ठीक। पांडव वंश के अगर ये पूछते पांडव वंश की प्रतीक चिन्ह क्या थी, तो देखिए पांडव वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली। ठीक। और पांडव वंश का राजधानी कहाँ था? मदुरई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर होगा विश्व भारती। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? विश्व भारती की स्थापना की गई थी। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था। तो देखिए आपको रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1913 में मिला था। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1913 मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि। ठीक है। और ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? समय संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, गति संरक्षण का सिद्धांत या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रॉकेट अंतरिक्ष में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका समय संरक्षण सिद्धांत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। नैनीताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। ठीक है। अभी देखिए वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो देखिए यहाँ के राज्यपाल आपके हो जाएंगे बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है। तो देखिए उत्तराखंड के 2 राजधानी है। एक है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और क्वेश्चन ये पूछ दे कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो देखिए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है आपका? गैरसैंण। गैरसैंण में आपका उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर के अनिषेचित अंडे में होते हैं। तो देखिए मानव के अनिषेचित अंडे में क्या होता है? इसका सही आंसर होगा एक एक्स क्रोमोसोम। मानव के अनिषेचित अंडे में क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? देखिए एक तत्व एक्स एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र H2O3 है। तत्व एक्स का आवर्त सारणी में डैश की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। तो देखिए किसी भी तत्व का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? जैसे कि यहाँ पर हम आपको मीथेन का बता रहे हैं। मीथेन। ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। आपने कभी ये ध्यान दिया है कि CH4 ही क्यों लिखा जाता है? C4H क्यों नहीं लिखा जाता? ठीक। तो देखिए इसके बनाने का तरीका क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ CH4। ठीक। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? देखिए कार्बन का आपका परमाणु संख्या होता है 6 और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। अगर हम लोग इसकी संयोजकता लिखेंगे, ठीक, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी कार्बन की संयोजकता। ठीक। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है तो इसकी अष्टक पूरा हो जाएगा। और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? 1 होगा। ठीक है। तो देखिए जब भी फार्मूला लिखा जाता है सबसे नीचे इसका क्या लिखा जाता है? इसकी संयोजकता लिखा जाता है। ठीक। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। तो देखिए कार्बन 1 हो जाएगा और हाइड्रोजन 4 हो जाता है। इस तरह मेथन का क्या लिखा जाता है? CH4 लिखा जाता है। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1127। क्वेश्चन क्या कर रहा है? तत्व एक्स एक ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक, जिसका सूत्र H2O3 है। तत्व एक्स का आवर्त सारणी में की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। अब देखिए सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 14 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? आपका 13 हो जाएगा। ठीक। और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है आपका? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या हो जाएगा 12। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? जिसका सूत्र H2O3 है। तो x का मान ज्ञात करना है। H2O3। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x और O। तो देखिए जो x का संयोजकता होगा, जैसे कार्बन का संयोजकता
ठीक। तो कार्बन CH4 लिखे थे, तो कार्बन का संयोजकता क्या है 4 है। इसी तरह X का संयोजकता कहाँ यहाँ पर आएगा और O का संयोजकता यहाँ पर। तो O का संयोजकता कितना दिया हुआ है, O का संयोजकता आपका 3 दिया हुआ है। हमको किसका निकालना है, X का संयोजकता निकालना है, यानी कि जिसकी संयोजकता 2 होगी वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए सिलिकॉन का अगर हम लोग संयोजकता निकालते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 सिलिकॉन नहीं होगा। अब देखिए सोडियम का ज्ञात करते हैं। सोडियम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक, इसकी संयोजकता 1 है। ठीक, ये भी नहीं बना पाएगा। अब आते हैं एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में क्या है, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए 2, 8, 3, 13 हो जाएगा। और मैग्नीशियम में कितना हो जाएगा, 2, 8, 2। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, X2O3, यानी कि जो X का संयोजकता होगा, X का संयोजकता कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, चूंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन है। तो X का संयोजकता कितना होना चाहिए, O का संयोजकता तो आपका 2 है। तो यहाँ से सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एल्युमिनियम का संयोजकता कितना आ रहा है, एल्युमिनियम का संयोजकता आपका आ रहा है 3। तो इस तरह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 का सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी। तो देखिए पावर बराबर क्या होता है, W/T, यानी कि कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है, शक्ति बोला जाता है। तो पावर बराबर क्या होता है, W/T। तो इसका सही आंसर होगा 1128 का C। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1129 का आपका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था। और एक कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था, तो देखिए कैबिनेट मिशन आपका भारत पहुंचा था 24 मार्च 1946 को। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो देखिए कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे। कौन कौन थे, तो आपका एक होगा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये कौन थे, ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ये क्या थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। दूसरा कौन था, पैंथिक लॉरेंस। ठीक, पैंथिक लॉरेंस। और तीसरा एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ठीक, तो देखिए भारतीय संविधान का निर्माण किसके अंतर्गत हुआ था, तो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और टोटल अगर सदस्य पूछे तो टोटल सदस्यों की संख्या 3 था। कौन कौन से थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1130 नंबर। अस्कैरिस का साधारण नाम क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा, अस्कैरिस का साधारण नाम क्या है, राउंड वर्म। अस्कैरिस का साधारण नाम क्या है, राउंड वर्म। और ये किस समूह से आते हैं, तो ये आपका आ जाएगा फाइलम निमेटेडा, निमेटेडा। ठीक, अर्थवर्म किसे कहा जाता है, तो अर्थवर्म आपका केंचुआ को कहा जाता है। क्वेश्चन में क्या थे, अस्कैरिस का साधारण नाम। तो अस्कैरिस का साधारण नाम क्या है, राउंड वर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ऊंचाई को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई इंच तक पहुंची। ठीक, इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई इंच के 3/4 पर वस्तु में होगी। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, आपका 1131 का सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी और गतिज ऊर्जा कम होगा। ठीक, क्या होगा, 1131 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई इंच तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई इंच के 3/4 पर वस्तु में क्या होगी। तो इसका देखिए सही आंसर होगा आपका स्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा कम होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लड। जो ब्लड होता है, रुधिर, वो क्या होता है, लाल संवहनीय संयोजी ऊतक होता है। 1133 नंबर क्वेश्चन। देखिए साइंस में रीजनिंग का क्वेश्चन घुसा दिया है। दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखाता है,
उस समय वास्तविक समय क्या होगा। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन है, अगर दर्पण में देखने के लिए कहे तो सिंपल क्या करना रहता है, सिंपल आपको 12 बजे में से घटा देना रहता है। तो 12 बजे में से अगर हम लोग 8:30 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ से आधा घंटा हो जाएगा और यहाँ टोटल कितना घंटा बचा, 11 बजा, 11 में से 3 घटा तो 3, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3.5 घंटे का समय दिखाएगा। देखिए जब भी क्वेश्चन में दर्पण में समय देखने के लिए कहा गया हो और दिया गया समय हो तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें आपको 12 से घटा दिया जाता है। तो जो प्राप्त आंसर होगा वही आपका आंसर होगा सही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1134 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए विलयन की सांद्रता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, विलयन की सांद्रता। तो देखिए विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, देखिए ये सिंपल किसका क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, नमक का मात्रा ले लेंगे और टोटल विलयन की मात्रा, यानी कि 320 + 31 × 100। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8.83%। यहाँ पर आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8.83%। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। देखिए क्षार के संबंध में क्या क्या सही होता है। देखिए क्षार तो एक कड़वा होता है, ठीक। क्षार कैसा होता है, कड़वा या कसैला होता है, ठीक। क्षार कैसा होता है, कड़वा या कसैला होता है। और देखिए क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। और जलीय विलयन में किसका निर्माण करता है, OH+ आयन का निर्माण करता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका समाज कसैला होता है, ये भी ऑप्शन सही है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, नहीं। देखिए लाल लिटमस को नीला करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो गलत है। तो 1136 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। यह नीले लिटमस को लाल नहीं करता है। नीले लिटमस को लाल कौन करता है, ये करता है आपका अम्ल। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, इसलिए 1136 का सही आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन सा, देखिए ठोस, द्रव, गैस, ये तो सबको पता होता है। ठोस, द्रव, गैस 3 हो गया। एक होता है आपका प्लाज्मा, एक क्या होता है आपका प्लाज्मा होता है। और 5वां क्या होता है, BES। BES का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक। तो टोटल पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, देखिए टोटल पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सा, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और VES। VES का फुल फॉर्म क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब आते हैं 1138 नंबर क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर पर मिनट होती है। ऑप्शन 2 में क्या दिया हुआ है, आंसू जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर पर मिनट होती है, 1498 मीटर पर मिनट होती है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है आपको पूरा याद रहना चाहिए। तो देखिए समुद्री, सबसे पहले हम लोग देखते हैं समुद्री जल में, ठीक है। तो देखिए जो समुद्री जल में होता है ये किस पर, ये जितना भी लिखवा रहे हैं वो कितना पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर। समुद्री जल में जो वायु की चाल होती है, ध्वनि की चाल होती है, कितना होता है, 1531 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और आशुद्ध जल में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए आशुद्ध जल में
आसुत जल में जो होता है वो कितना होता है 1498 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया। अब आते हैं गैस में, तो देखिए ऑक्सीजन में कितना होता है आपका, ऑक्सीजन गैस में आपका क्या होता है 316 मीटर पर सेकेंड होता है, 316 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है 316 मीटर पर मिनट दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, तो 1138 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के चाल लिखवा दे रहे हैं विभिन्न माध्यम में। सबसे पहले आते हैं ठोस में हम लोग लेते हैं एल्युमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। देखिए जितना भी हम लिखवा रहे हैं सारा का सारा क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ है। एल्युमिनियम की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 6420 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह निकेल में कितना होता है, तो आपका निकेल में हो जाएगा 740 मीटर पर सेकेंड। और स्टील में कितना होता है, स्टील में आपका हो जाता है 5960 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह लोहा, देखिए लोहा में कितना होता है, तो आपका लोहा में हो जाएगा 5950 मीटर पर सेकेंड। आपको इतना याद रहना चाहिए, ठीक। और जितना भी लिखवाए हैं सारा का सारा आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट पेपर में मिल जाएगा। एल्युमिनियम का कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर 6420 मीटर पर सेकेंड। निकेल का कितना होता है 6040 मीटर पर सेकेंड। और स्टील का कितना होता है 5960 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह लोहा का कितना होता है 5950 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। देखिए आरोपित बल F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है, और A बराबर क्या होता है V माइनस U बाई टी होता है। तो देखिए V का मान कितना दिया हुआ है, ये आपका V हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा E हो जाएगा। V मतलब अंतिम वेग और U बराबर प्रारंभिक वेग। तो A बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 5/5। यहाँ से आपका कैलकुलेशन करना कितना आ जाएगा 10/5, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए F बराबर क्या होता है आपका M बराबर A, F बराबर क्या होता है ma होता है। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपका 100 दिया हुआ है और त्वरण कितना है A, तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा आपका 200 न्यूटन। देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर चलते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोगों का बल का एसआई मात्रक ज्ञात रहना चाहिए। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, तो इतना बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 200 न्यूटन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। जादूगोड़ा कहाँ स्थित है झारखंड। और झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो देखिए झारखंड का राजधानी आपका है रांची। झारखंड का राजधानी कहाँ है रांची है। और यहाँ के वर्तमान में अभी सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है हेमंत सोरेन यहाँ के वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है, तो आपके राज्यपाल हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू आपके यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 1141 नंबर क्या कर रहा है, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्त्रावित होता है। तो लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्त्रावित होता है, तो देखिए लार ग्रंथि से आपका एमाइलेज एंजाइम स्त्रावित होता है। एमाइलेज को और क्या बोला जाता है, एमाइलेज को और टाइलिन भी बोला जाता है। एमाइलेज को और क्या बोला जाता है, टाइलिन को बोला जाता है। अब देखिए पेप्सिन कहाँ से स्त्रावित होता है, तो पेप्सिन आपका होता है अमाशय से स्त्रावित होता है, ठीक। पेप्सिन कहाँ से होता है अमाशय से। और ट्रिप्सिन होता है आपका अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास से। और लाइपेज कहाँ से होता है, लाइपेज फिर आपका होता है अमाशय से, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या करा था लार ग्रंथि से, तो लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्त्रावित होता है, एमाइलेज स्त्रावित होता है, ठीक। और देखिए लार ग्रंथि से एक तो और एंजाइम स्त्रावित होता है, उसको क्या बोला जाता है लाइसोजाइम। उसको क्या बोला जाता है लाइसोजाइम। तो लार ग्रंथि से टोटल कितने हार्मोन स्त्रावित होते हैं, 2। पहला एमाइलेज जिसको टाइलिन बोला जाता है और दूसरा लाइसोजाइम। पेप्सिन कहाँ से स्त्रावित होता है, तो पेप्सिन आपका अमाशय से स्त्रावित होता है। और ट्रिप्सिन अग्नाशय से। और लाइपेज कहाँ से स्त्रावित होता है, अमाशय से स्त्रावित होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1142 नंबर। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होता है, तो देखिए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है,
वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। यदि वेग में परिवर्तन शून्य हो तो त्वरण कितना हो जाएगा, शून्य हो। क्वेश्चन क्या कराता है, जब कोई वस्तु एक समान गति से, यानी कि उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि उसका वेग 0 है, तो इसका त्वरण क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। जब भी कोई वस्तु एक समान गति से गति करता है तो उसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। ठीक, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक, गतिज ऊर्जा का मान कितना दिया हुआ है, तो गतिज ऊर्जा का मान दिया हुआ है आपका 25 जूल, और हाफ यहाँ से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ से हम लोग द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से m इंटू v², 5 इंटू 5, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुने 2 बटा 5 गुने 5, 25 ले 25 कट गया, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 2 kg आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, 25 जूल है, इसकी गति दोगुनी हो जाती है। गति कितना था, प्रारंभिक गति 5 मीटर पर सेकेंड था, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर, यानी कि नेक्स्ट गति कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो सिंपल है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू एम का मान कितना आया था, आपका एम का मान आया था 2 kg, और गति कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, तो यहाँ से कट गया, ये आ जाएगा 100 जूल। ऊर्जा का सही मात्रा क्या होता है, जूल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1133 का बी, 100 जूल। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्पन्न क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्पन्न क्या होता है, तो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं, ठीक, और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा, सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी, ऑप्शन गलत है। बर्फ गलने के साथ साथ जल स्तर कम हो जाएगा, ये भी गलत है। जल स्तर पूर्वत रहेगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, जल बाहर बहने लगेगा नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल स्तर पूर्वत रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। 1146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2017 का करंट अफेयर से पूछा हुआ है। 15 जून 2017 तक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक तेजी से 8000 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित करने वाले क्रिकेटर का नाम क्या है, तो इसका सब सही आंसर क्या होगा, विराट कोहली। सही आंसर क्या हो जाएगा, विराट कोहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना की शुरुआत और नई दिल्ली के बीच सब्सिडी युक्त उड़ान के साथ की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला। शिमला कहाँ की राजधानी है आपका, हिमाचल प्रदेश का। तो 1147 का सही आंसर क्या हो जाएगा, शिमला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान बटा आयतन बराबर होता है आपका घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1149 नंबर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित एलपीजी पंचायत की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी आपके भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा, और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। ठीक, तो 1149 का सही आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। अब आते हैं 1150 नंबर क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी। तो देखिए जितना भी न्यूमेरिकल पूछा हुआ है सारा का सारा एक ही टाइप का न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिकल हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा आई का मान कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर दिया हुआ है, और उसका विभवांतर भी का मान कितना दिया हुआ है, 60 वोल्ट। यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आर का मान ज्ञात करेंगे प्रतिरोध का, तो भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है। भी का मान दिया हुआ आपका 60, आई का मान दिया हुआ 4 एम्पियर,
R बराबर, तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से R बराबर हो जाएगा आपका 15 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी। अब देखिए सेम आते हैं, V बराबर क्या होता है IR। देखिए विभवांतर बढ़कर कितना हो जाता है, यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है, 165 वोल्ट हो जाता है, हमको ज्ञात क्या करना है, विद्युत धारा ज्ञात करना है, यानी कि I ज्ञात करना है, और R का मान कितना हुआ है 15 है, तो R बराबर क्या हो जाएगा 165/15। यहाँ से कैलकुलेशन करने पर कितना आ जाएगा 11 एम्पियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा B। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, ओम का नियम, V बराबर IR। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप एडवाइजर ट्रैवलर चॉइस अवार्ड द्वारा निम्न में से किसे टॉप 10 लैंडमार्क में 5वें स्थान पर रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताजमहल। ये उस टाइम का करंट अफेयर है 17-18 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहा जाता है जिससे मूल अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का दही जमना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का जल वाष्प में परिवर्तन, देखिए ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। शरीर में भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो देखिए जल व वाष्प में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ये किस तरह का अभिक्रिया है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आघात वर्धनीय धातु कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड। आघात वर्धनीय धातु का मतलब होता है आप उसको खींचकर कितना लंबा तार बना सकते हैं। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है, आपका सही आंसर हो जाएगा बी गोल्ड। सॉरी, ये होता है तन्यता। आघात वर्धनीय मतलब होता है किसी चीज़ को आप लोग पीट कर मोटे चादर के रूप में बदल सकते हैं। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा होता है, गोल्ड होता है। गोल्ड को और क्या लिखा जाता है, AU। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 करंट अफेयर्स है। 2017 ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक 119 देशों में भारत का स्थान कौन सा था। तो देखिए 2017 में भारत का स्थान था 6वां नंबर, ठीक है। और 2020 में पूछे तो 2020 में भारत का स्थान कितना है, 94वां स्थान है। 2020 में भारत का स्थान कितना है, 94वां स्थान है। अब आते हैं 1155 नंबर क्वेश्चन, देखिए अंतर्वेशी विभज्य ओतक पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पतियों के तल में। ए नंबर, अंतर्वेशी विभज्योतक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं पतियों के तल में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, सिलिकॉन। 1157 नंबर क्वेश्चन, दाब बराबर क्या होता है। तो देखिए दाब बराबर होता है आपका उत्प्रेक्ष बटा क्षेत्रफल। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, उत्प्रेक्ष बटा क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं 1158 नंबर क्वेश्चन, देखिए 1158 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। तो हाइड्रोजन आपका कौन सा वर्ग में आता है, हाइड्रोजन आपका आता है फर्स्ट वर्ग में आता है। और पहले वर्ग के धातु को क्या बोला जाता है, पहले वर्ग के तत्वों को क्या बोला जाता है, क्षारीय धातु। क्या बोला जाता है, क्षारीय धातु। तो ऑप्शन में क्या किया दिया है, हैलोजन। हैलोजन 17वें ग्रुप को बोला जाता है, ठीक है। क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु किसको बोला जाता है, दूसरे वर्ग के, चूंकि हाइड्रोजन कौन सा वर्ग में आता है, पहले वर्ग में। और पहले वर्ग के धातु को क्या बोला जाता है, क्षारीय धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। 1158 का सही आंसर हो जाएगा क्षारीय धातु। और अक्रिय गैस किसको बोला जाता है, वर्ग 18 के तत्वों को, वर्ग 18 के तत्वों को क्या बोला जाता है, अक्रिय गैस, ठीक है। और क्षारीय धातु में फर्स्ट वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और फ्रांसियम, ठीक। ये सब किसका उदाहरण है, क्षारीय धातु का उदाहरण है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा आचमन युक्त धारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडलीव। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। मोस्टली, देखिए मोस्टली ने क्या दिया था, मोस्टली ने जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो वर्तमान में हम लोग यूज करते हैं वो किसका देन है,
मोस्टली का दिया हुआ है। और ये किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। न्यूलैंड्स का कौन सा नियम है? तो देखिए न्यूलैंड्स का आपका अष्टक का नियम है, न्यूलैंड्स का आपका अष्टक का नियम है। और डोबरनियर का त्रिक सिद्धांत, त्रिक सिद्धांत। और मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु भार पर। किस पर आधारित है? परमाणु भार पर। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मेंडलीव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान कितना होगा? देखिए जैसे कि कोई समतल सतह है, आपतित किरण आई यहाँ से आ रहा है, ठीक है, आपतित किरण आई यहाँ से आ रहा है और यहाँ से परावर्तित हो जा रहा है, परावर्तित हो जा रहा है, ठीक है, आर से। और दोनों के बीच का कोण कितना है? 80 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए आपतन कोण बराबर क्या होता है? आपतन कोण बराबर होता है आपका परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। यानी कि कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर, ठीक है। और कोण आई प्लस कोण आर का मान कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री दिया हुआ है। तो इसीलिए कोण आई बराबर कोण आर यानी कि 40 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना दिया हुआ? 80 डिग्री है। तो आपतित कोण का मान कितना हो जाएगा? तो आपतित कोण का मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। और परावर्तित कोण का भी मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री।